गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का ये दूसरा क्लास है जहां हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी या जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाली वीडियो जो आपको मिली है वहाँ मैंने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पूरी तरह से पढ़ा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे हम लोग मल्टी फैक्टर थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में क्लास में चर्चा करेंगे। मैं राय सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम लोग ये एक बार जान लेते हैं, क्योंकि आपका तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो कई सारी थ्योरी और उस थ्योरी को किसने दिया है, किसने प्रपोज किया है, ये सवाल आ जाते हैं। तो मैंने सोचा ये एक प्रेजेंटेशन ऐसा बनाऊं जहां पे कुछ जितने भी थ्योरीज अवेलेबल है अभी फिलहाल, मैंने उनके थ्योरीज के नाम और उसे किसने प्रपोज किया है मैं उनके नाम दे दूं, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसका जवाब दे पाए। जैसे सिंगल फैक्टर थ्योरी अगर पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा, एल्फ्रेड बिनेट। टू फैक्टर थ्योरी ये होगा स्पेयरमैन। ट्रायर्किक थ्योरी ये होगा स्टर्नबर्ग। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये है थॉर्नडाइक। सेवन फैक्टर थ्योरी यानी कि थर्स्टन, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी गार्डनर, जहां हमने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज को पढ़ा। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस कैटल के द्वारा दिया गया, और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जिसे गिलफोर्ड ने दिया है। तो ये 8 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और यहाँ से हमने ऑलरेडी गार्डनर के बारे में पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दिया है, या ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी हम कहते हैं फेमसली। लेकिन यहाँ पे मैंने सारा नाम इसलिए दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इससे कोई भी थ्योरी पूछ दिया तो ये किसने दिया है, ये 1 नंबर का सवाल आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे, कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ठीक है। 1874 में इनका जन्म, 1949 में इनकी मृत्यु। बायोग्राफी क्या है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज एन अमेरिकन पायनियर, अमेरिकन अग्रदूत, ठीक है। इन किसमें, इन कंपैरेटिव साइकोलॉजी, तुलनात्मक जो मनोविज्ञान होता है। लॉयल में इनका जन्म हुआ, मैसेच्यूसेट्स में 1874 में, टू द फैमिली ऑफ अ मेथोडिस्ट मिनिस्टर। He became interested in the field of psychology after reading William James Principles of Psychology। विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत किताब पढ़ने के बाद ये साइकोलॉजी में उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वेस्लेन यूनिवर्सिटी, यहाँ से अपनी स्नातक की डिग्री लेने के बाद he enrolled at Harvard in order to study under James, और उन्हीं विलियम जेम्स के अंदर पढ़ाई करने के लिए उन्होंने हार्वर्ड में अपना एडमिशन कराया। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो थॉर्नडाइक ने दिया था, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। ट्रायल एंड एरर यानी गलती करो और गलतियों से सीखो और उसे क्या करो, सुधारो, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग दिया है, देखिए जब आप गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, गलती को दोहराते हैं और फिर सक्सेस होते हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फेलियर हो जाने के बाद आपको सक्सेस मिला है। तो फिर दोबारा, तिबारा, चौबारा जब उस चीज़ को आप दोबारा ट्राई करते हैं तो गलतियां होती तो हैं लेकिन पहले से काफ़ी कम, और सक्सेस रेट जो है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता हो जाता है कि किन गलतियों के चलते मुझे सफलता नहीं मिल रही थी और वो कौन सी सही रास्ता है, कौन सा सही टेक्निक है जिससे मुझे वो सक्सेस मिला था। तो धीरे धीरे एरर जो है कम होता जाता है, सक्सेस की रेट जो है बढ़ती जाती है। डिस्क्राइब करते हैं एन ऑर्गेनिजम्स अटेम्प्ट, कोई भी एक जीव, प्राणी, इंसान, कुछ भी, describes an organism's attempt to learn or solve a problem by trying alternative possibilities until a correct solution or desirable outcomes is achieved। ये कहते हैं alternative possibilities, यानी कि एक ही समस्या को समाधान करने के लिए, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। यानी एक ही मैथ्स का अगर कोई सवाल है तो हो सकता है वो फॉर्मूला से भी सॉल्व हो,
यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व हो, एल्जेब्रिक मेथड से भी सॉल्व हो जाए, यानी कि कई सारे विकल्प होते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं। और हम जब तक हमें सफलता ना मिल जाए, सक्सेस ना मिल जाए, हम उन सभी विकल्पों को खोजते हैं जिससे हम उस चीज को सॉल्व करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है वो देखिए। पहला दिया है अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड अ नंबर ऑफ एरर्स बिफोर करेक्ट बिहेवियर इज लर्न्ड। इसमें क्या होता है, आप बार बार बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक आपको वो बिहेवियर ना मिल जाए या वो रिजल्ट ना मिल जाए जो आपको चाहिए था। हम ऐसा ही करते हैं ना, हम क्वेश्चंस को तब तक सॉल्व करते हैं जब तक उसका सही आंसर हमको ना मिल जाए, और जब सही आंसर हमारे टेक्निक से हमें नहीं मिलता है तो हम फिर से दूसरी चीज़ों को ट्रायल करते हैं, दूसरे अल्टरनेटिव तरीकों को ट्रायल करते हैं, देखते हैं कि उससे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं होता है तो दूसरा ट्रायल करते हैं, गलती होता है फिर ट्रायल करते हैं, फिर एरर करते हैं, तब तक जब तक हमको सही रिजल्ट ना मिल जाए, जो आपका जो चाहते हैं, जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है, जो चाहते हैं वो ना मिल जाए, तब तक आप ये प्रयास करते रहते हैं। इसमें क्या होता है, मोटिवेशन टू अचीव अ गोल। इसमें एक मोटिवेशन होता है, आपके लिए एक प्रेरणा होता है, इंसेंटिव होता है कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करना है और आप वो प्रयास करते रहते हैं। एक्सप्लोरेशन यानी काफी खोजना, आइदर रैंडम और पर्पसफुल। एक्सप्लोर करना, चीजों को ढूंढना, उसे खोजना। इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है कि आप वो चीज क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप एक्सप्लोर करते हैं काफी ज्यादा उन टेक्निक्स को जिससे ये चीजें को सॉल्व कर सके। रिवार्ड होता है, इनाम होता है। द करेक्ट रिस्पॉन्स इज रिवॉर्डेड। और जब आपका आंसर सही होता है तो आपको उसके लिए क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, मोटिवेशन हो सकता है। which will lead to repeat performance of the correct response, strengthening the association between the behavior and its outcome। और जब सही रेस्पॉन्स प्राप्त करते हैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो इससे आप मोटिवेट होते हैं कि दोबारा अपने उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करें जिस परफॉर्मेंस को आपने पहले गलती की, फिर सक्सेस पाया, आपको रिवॉर्ड मिला, और फिर से आप मोटिवेट होते हैं कि फिर से मुझको अपने परफॉर्मेंस को अचीव करना है, अपने रिजल्ट्स को फिर से अचीव करना है जो मैंने पहले प्राप्त किया था। Once learned behavior will usually be performed quickly and with fewer errors। क्या बोला गया इसमें, मैं आपको समझाता हूं कि जब आप एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए, अगर मैथ्स के प्रॉब्लम को, एक अलजेब्रा के प्रॉब्लम को ही ले लीजिए, जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिस टेक्निक से आपने सॉल्व किया उस टेक्निक से अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो आप दूसरी टेक्निक और ट्रायल को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे फॉर्मूला, दूसरे हाइपोथेसिस, दूसरे थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं कि किससे ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और जब उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं और आपको उससे सीख मिलती है, जब दोबारा उसी तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं तो आपसे गलतियां बहुत ही कम होती है। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या कहा था कि मेरे पास 10,000 ऐसे कारण है कि मैं बल्ब क्यों नहीं जला सकता, बल्ब क्यों नहीं बना सकता, मुझे केवल वो एक कारण चाहिए जिससे मैं अपना बल्ब बना भी सकूं और उसे जला भी सकूं। तो उनके पास 10,000 रास्ते थे बल्ब नहीं बनाने के, यानी उनसे ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं था, और वो एक रास्ता जिनसे उनका बल्ब बन जाए तो उसके बाद वो दोबारा 10,000 गलतियां नहीं करेंगे, बहुत ही कम गलतियों में सक्सेस को पालेंगे, है ना। यही है ट्रायल एंड एरर। अब इसका यहां पर देखिए एग्जांपल है, पिक्चर शायद थोड़ा सा हेजी होगा, ठीक है, अवेलेबल नहीं था, फिर ही मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। यहां मैं बताता हूं पिंजरे में क्या, ये एक पिंजरा है, पिंजरे में लीवर के जरिए दरवाजा बंद किया हुआ है, बाहर एक मछली रखी हुई है, अंदर में बिल्ली है, बिल्ली को अंदर कैद किया गया है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक बिल्ली है, अंदर एक लाल रंग का, ये जो लाल रंग का जो लीवर है ये बिल्ली है, और ये बाहर जो देख रहे हैं ना, यहाँ कैट का फूड रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, कैट फूड, फिश रखा हुआ है, जो इसके लिए क्या है, जो बिल्ली के लिए एक इंसेंटिव है। हम इसके माध्यम से थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट क्या है। Thorndike put a hungry cat in a puzzle box and placed fish just out of the reach। Thorndike ने क्या किया था, जानवरों पे इसका प्रयोग किया था। एक पजल बॉक्स में, पजल बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्ली को पता नहीं है दरवाजा कैसे खुलेगा, तो बिल्ली को अंदर में कैद कर देते हैं, डाल देते हैं पजल बॉक्स के अंदर, और उसका जो खाना होता है, भूखी होती है, उसे खाना चाहिए, और उसके लिए जो खाना होता है, जो कैट का फूड होता है, मछली पकड़ लीजिए, मछली को ठीक पिंजरे के बाहर रखना होता है,
अब अगर उस भूखी बिल्ली को मछली खानी है तो उसे पिंजरे के बाहर आना होगा, लेकिन पिंजरे के बाहर कैसे आए, वो तो लीवर के द्वारा बंद है। अंदर लीवर तो है खोलने के लिए, लेकिन बिल्ली को तो पता नहीं है ना कि इसी लीवर को खींचने से दरवाजा खुल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, और ये देखिए ये ह्यूमन बीइंग से भी अप्लाइड है। एट फर्स्ट द कैट टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स थ्रू ट्रायल एंड एरर, सब रैंडम वॉलंटरी मूवमेंट। क्या करेगी बिल्ली, इस पजल बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बेतहाशा कोशिश करेगी, है ना। वो पिंजरे को नोचेगी अपने पंजों से, है ना, वो छलांग लगाएगी, उसको चोट लगेगा, टकराएगी, हाँ, वो हाउल करेगी, म्याऊ म्याऊ करेगी, आवाजें निकालेगी, है ना। तो उसके मूवमेंट है कोई ये नहीं है कि कौन सा कोई रैंडम मूवमेंट है। दूसरा, इवेंचुअली द कैट एक्सीडेंटली पुल द स्ट्रिंग, escaped from the box so that it could reach its reinforcement, that is incentive, that is fish। उसके बाद जब वो पिंजरे से निकलने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रही होगी, है ना, कूद रही है, फान रही है, पिंजरे को नोच रही है, आवाजें कर रही है, तो अचानक, है ना, अनजाने में पिंजरे के अंदर दरवाजे का जो लीवर होता है वो उससे दब जाता है ना, पुल कर लेती है अनजाने में, उसको नहीं पता है कि वो लीवर है, और दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली बाहर आ जाती है और वो मछली को खा लेती है, अपना खाना खा लेती है ना। तो ये हुआ। सो व्हेन द कैट वाज पुट बैक इन द बॉक्स, जब दोबारा उसी बिल्ली को उस पिंजरे में डाला जाता है, वंस अगेन इट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस बिफोर पुशिंग द लीवर, और फिर से वो उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए रैंडम कोशिश करती है, तब तक जब तक कि उससे अनजाने में वो लीवर दब ना जाए, दरवाजा खुल ना जाए। द कैट बिकम प्रोग्रेसिवली क्विकर एट एस्केपिंग एंड हैड फ्यूअर इनकरेक्ट बिहेवियर, और जब बिल्ली को बार बार इस ट्रायल एंड एरर की कंडीशन में इसको डाला जाता है, तब बिल्ली आगे चल के इस बात को धीरे धीरे बहुत सारी गलतियां करने के बाद समझती है कि इसी लीवर को खींचने से दरवाजा खुलता है, तब मैं यहां से बाहर निकल सकती हूं और इसको कर सकती हूं। आपने कई सारे रील्स में, वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक दरवाजा है, दरवाजा खोलकर जो है घर की मालकिन घर के अंदर चली जाती है, कुत्ता बाहर होता है, लेकिन कुत्ते को पता होता है कि उस बड़े से दरवाजा, वो जो बड़ा सा दरवाजा होता है जहाँ एक लीवर होता है, और यहाँ पे उसको पता हो दरवाजे के यहाँ पे कुत्ते को, जानवरों को घुसने के लिए एक छोटा सा डोर बनाया हुआ है। और बच्चे को इतना हैबिट करवा दिया जाता है बचपन से, ओवर द टाइम ट्रायल एंड एरर करके, कि कुत्ते को पता है कि मुझे इसको अपने मुख से, अपने हेड से पुश करके, खोल के मुझे यहां से घर के अंदर घुसना है, और मेरी जो मालकिन है वो दरवाजा खोल के अंदर घुसेगी, मुझे इस डोर से अंदर जाना है। ये कई सारी ट्रेनिंग, ट्रायल एंड एरर के बाद कुत्ते को पता चलता है, और आपने कई बार रील्स में, वीडियोस में ये चीज देखी होगी। वो ट्रायल एंड एरर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैट वाला इंसिडेंट। फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये जो ट्रायल एंड एरर यानी कि आप प्रयास करते हैं और फिर भूल करते हैं, उससे सीखते हैं, इसका अधिगम में यानी कि लर्निंग में क्या फीचर है, क्या है? तो कहता है थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। देखिए, गलती करना, अल्टरनेटिव रास्तों को ढूंढना, फिर गलती करना, उससे सीखना, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्या गलतियां हो रही है, सक्सेस कैसे मिलेगा। जैसे क्या पिक्चर में देख रहे हैं, इतने सारे तीर चलाने के बाद भी एक भी तीर सेंटर में नहीं लगा है ना। तो ये धीरे धीरे होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फॉर लर्निंग टू ऑकर, अगर आप सीखना चाहते हैं, अधिगम की प्रक्रिया होने के लिए, द लर्नर मस्ट बी डेफिनेटली मोटिवेटेड, यानी जो सीखने वाला है, अरे आप उसको तब सिखाएंगे ना जब वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है। एक बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, रीडिंग ही नहीं करना चाहता है, और आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुम रीडिंग करो, तो ये तो उसके लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा एनोइंग हो जाएगा ना, दोनों जन चिढ़ जाएंगे इससे। द लर्नर मेक्स रैंडम एंड वेरिएबल रिस्पॉन्सेस, और जो लर्नर होता है ट्रायल एंड एरर में जो वो रिस्पॉन्स करता है वो काफी रैंडम होता है और काफी अलग होता है पहले वाले से। प्रयास बिल्ली ने किया, वो कब किसको नोचेगी, धक्का मारेगी, म्याऊ करेगी, वो पता नहीं, कोई सीरीज नहीं है। सम रिस्पॉन्सेस लीड टू द गोल, और कुछ तो ऐसे रिस्पॉन्स होंगे तो वो तीर चलाता गया और अचानक एक तीर जो है उसके अंदर लग गया, मोटिवेट हो जाएगा। अरे 100 तीर चलाने के बाद एक तीर जो है सेंटर में लगा है, मेरा एंगल क्या था,
मेरा डायरेक्शन क्या था, विंड का मूवमेंट क्या था, हवा का रुख क्या था, मेरी दिशा कैसी थी, कंधा कैसा था, किस एंगल में मैंने मारा, ये हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसी ट्रायल एंड एरर से वो गलतियां कम करता जाएगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। सम रिस्पॉन्सेज डू नॉट लीड टू द गोल, कुछ रिस्पॉन्स ऐसे भी होते हैं जिससे आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रयास ऐसे होते हैं लक्ष्य की प्राप्ति होती है। With increasing the trial, satisfying responses with strengthen. With increasing the trial, the satisfying responses with strengthen. यानी कि जैसे जैसे आप ट्रायल करते जाएंगे, प्रयास करते जाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा। The time take to perform the task to repeat the satisfying responses decreases with successive trial. यानी कि जैसे जैसे आप अपने ट्रायल में सक्सेस होते जाएंगे, आपका समय भी क्या होगा, कम लगता जाएगा और धीरे धीरे उस चीज को आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे या फास्ट परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये फीचर्स है ट्रायल एंड एरर का कि सीखने में इसका क्या मतलब होता है। आगे है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। अब थॉर्नडाइक ने अधिगम के बहुत सारे नियम दिए हैं, जिसमें इसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका द लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है द लॉ ऑफ इफेक्ट। और कुछ इसमें एडिशनल जो सबऑर्डिनेट लॉज हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्ट। एक बार आप देख लीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। तो हम लोग देखते हैं थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग में सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू हिम इज द लॉ ऑफ रेडीनेस। देखिए सीधी सीधी भाषा में कहूं तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है सीखने की आतुरता। जिसको सीखना है उसके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है आप नहीं सिखा सकते। सीखने की इच्छा है, सीखना नहीं चाहता है तो भी नहीं होगा, है कि नहीं? सो ये और द लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी दोनों एक ही बात है। लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी जो है ये दोनों एक ही चीज है, which means that learning takes place when an action tendency is aroused through preparatory adjustment, set or attitude. Readiness का क्या मतलब है? A preparation of action, कि आप कोई काम करना चाहते हैं, इसके लिए पूरी तरह से तैयार और तत्पर है। If one is not prepared to learn, कोई सीखना ही नहीं चाहता है, learning cannot be automatically instilled in him. कोई अगर सीखना ही नहीं चाहता है, अब पढ़ना ही नहीं चाहता है, मैं आपके अंदर जबरदस्ती पढ़ाई को डाल नहीं सकता। एग्जाम्पल, अनलेस द टाइपिस्ट इन ऑर्डर टू लर्न टाइपिंग प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू स्टार्ट, ही वुड नॉट मेक मच प्रोग्रेस इन अ लेथार्जिक एंड अनप्रिपेयर्ड मैनर। एक टाइपिस्ट अगर वो टाइप करना चाहता है लेकिन टाइपिंग सीखना ही नहीं चाहता है, उसके अंदर रेडीनेस ही नहीं है, तो वो चीजों को सीख नहीं पाएगा, कोई इसको सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस को मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझाया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयर्ड टू डू सम वर्क, द एक्ट ऑफ डूइंग इज सेटिस्फाइंग एंड नॉट डूइंग इट इज अनोइंग। देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो उसे करने से वो चीजें क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, संतुष्ट होती है। लेकिन अगर नहीं करना चाहता है तो वही चीज काफी अनोइंग हो जाती है ना, लोग चिढ़ जाते हैं। कन्वर्सली when he does not want to work, अगर वो काम ही नहीं करना चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता, लिखना ही नहीं चाहता, forcing him to do is dissatisfying। आप उसे जबरदस्ती अगर उसे पढ़ने के लिए बोलेंगे, काम करने के लिए बोलेंगे, तो ये काफी क्या होगा, डिससेटिस्फाई होगा, असंतुष्टि पैदा होगा। जैसे इफ स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आपके पढ़ने वाले छात्र पढ़ना ही नहीं चाहते, फोर्सिंग देम टू लर्न विल कॉज डिससेटिस्फैक्शन एंड अनॉयंस। उसे पढ़ने के लिए मजबूर करना, ठीक है, ये क्या पैदा करेगा आपको, डिससेटिस्फैक्शन और अनॉयंस। और ये जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे और जबरदस्ती कोई चीज थोपते होंगे, जानते हुए कि पढ़ने का मूड नहीं है, उनके चेहरे से, उनके बिहेवियर से और उनके काम करने के तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि वो पढ़ना नहीं चाहता। मेनी चिल्ड्रेन सून गेट डिसइंटरेस्टेड इन लर्निंग बिकॉज दे आर फोर्स्ड लर्न व्हेन दे आर नॉट फिजिकली एंड मेंटली
मेंटली रेडी फॉर इट। यानी जब एक बच्चा फिजिकली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है लर्न करने के लिए, और जब उसके ऊपर आप ये फोर्स करते हैं लर्निंग, तो जल्दी ही पढ़ाई से क्या हो जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, पढ़ाई से उनकी रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं है। आपके अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं है, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। बच्चों के अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस है और वो पढ़ना चाहता है, सेटिस्फाइंग है। लॉ ऑफ रेडीनेस है, पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, तो क्या होगा, डिससेटिस्फाइंग होगा, एनोइंग होगा। आगे देखिए, क्लासरूम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ रेडीनेस, ये मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, जरूरत नहीं है इसकी। इसके बाद सेकंड वाला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज का मतलब है चीजों को बार बार कीजिए, रिपीट कीजिए, फिर रिपीट कीजिए, है कि नहीं। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेटेड दैट बिहेवियर इज मोर स्ट्रांगली established through frequent connections of stimulus and response. The more a person practices something, the better he or she is able to retain that knowledge. मैंने कह रहा है, आप जितना ज़्यादा अपने काम को प्रैक्टिस करेंगे, दिए गए चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिहेवियर बेहतर होता जाएगा, सोच बेहतर होती जाएगी। आपको याद होगा, मैंने एग्जाम्पल दिया है, बैक इन ग्रेड स्कूल, जब आप छोटे क्लास 1, 2, 3, 4 में थे, या LKG, UKG, when the teacher would have you write spelling words 3 times each and then use them in a sentence. जब आपको कोई किसी वर्ड की स्पेलिंग आपने गलत बताई, तो टीचर आपको उसको हर वर्ड को 10 से 15 बार लिखने के लिए बोलता था कि इस वर्ड की स्पेलिंग गलत बताई है, चलो 10 बार लिखो इसको। आप उस वर्ड को 10 बार लिखते थे और वो आपको याद हो जाया करता था। फिर कहते थे इस सेंटेंस में यूज करो। आवर टीचर वॉज प्रैक्टिसिंग दिस लॉ। तो हमारे जो शिक्षक थे वो क्या करते थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते थे कि चलो भाई, तुमको ये वर्ड याद नहीं है, मैंने याद करने के तुमको दिया था, चलो 20 बार लिखो इसको, आज तुम 20 बार लिखो, क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। इसके 2 पार्ट हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 पार्ट हैं। सीधी भाषा में वी मे से दैट रिपीटेशन एंड ड्रिल हेल्प्स इन लर्निंग एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस हेल्प्स इन रिटेनिंग द मेमोरी फॉर लॉन्गर टाइम। यानी अगर आप, सीधी बात है, जब आप एक्सरसाइज के नियम को यूज करते हैं तो आप बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, ड्रिल करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी कुछ आप सीखते हैं ये आपकी मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक रह जाता है। जैसे कि मगिंग करना, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना, वो आपको क्या होता है, एग्जाम तक आपको याद हो जाता है। डिसयूज क्या है, जब आप चीज़ों को रिपीट नहीं करते, ड्रिल नहीं करते, तो इससे क्या होता है, आप बहुत जल्दी इसके अनुपस्थिति में चीज़ों को भूल जाते हैं और आपको सवालों के जवाब, वर्ड्स के स्पेलिंग, उनकी मीनिंग आपको याद नहीं रहती। ठीक है, आई होप आपको लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज आपको याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस केस आर फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। जो इंसानों का जो अधिगम होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इसके एग्जाम्पल देखिए, लर्निंग टू, जैसे कि ड्राइव अ मोटर कार, टाइप राइटिंग, सिंगिंग और मेमोराइजिंग अ पोएम और अ मैथमेटिकल टेबल, म्यूजिक एट्सेट्रा। आपको कार चलाना सीखना है, टाइपिंग करनी है, सिंगिंग करना है, कविता को याद करना है, कोई मैथमेटिकल टेबल 7, 8, 9, 10, 11, 12 के टेबल आपको याद करनी है, कोई म्यूजिक आपको याद करना है, तो क्या एक बार में हो जाता है? क्या टाइपिंग एक ही दिन के टाइपिंग क्लास जाने से आप टाइपिंग सीख जाते हैं? क्या ड्राइव एक ही दिन करने से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं? क्या पोएम एक ही दिन में याद होता है? घर में आपके बच्चे होंगे, क्या उनको एक ही बार में पोएम याद होता है? आप नहीं कहते हैं और एक बार याद करो। एक काम करो, पहले ये फर्स्ट स्टैंजा याद करो, याद हो गया बोलो, फिर से रिपीट करो, नहीं हुआ, सेकंड स्टैंजा याद करो, फिर सब बोलते हैं चलो सभी स्टैंजा एक बार में याद करो। आप क्या करते हैं? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यूज, रिपीटेशन, है ना। नीड एक्सरसाइज एंड रिपीटेशन ऑफ वेरियस मूवमेंट्स एंड एक्शंस मेनी टाइम्स। तो ये चीज ऐसी है जहां पे आपको रिपीटेशन करना होगा, ड्रिल करना होगा, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, जो मेन जो तीसरा नियम है इसका, वो देखिए। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? सो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है, which stated that any behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated। यानी सीधी भाषा में अगर कहें कि बच्चा वो काम बार बार करेगा जिस काम के ठीक होने पे उसको बार बार रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है। एक बच्चा, मान लीजिए उसे कहा गया कि ठीक है मुझे A फॉर लिख के दिखाओ, क्या होगा, मैं तुम्हें 1 चॉकलेट दूंगा। वो लिख देता है A फॉर एप्पल, 1 चॉकलेट लो। बच्चा खुश, अरे वाह
ए फॉर एप्पल लिख दिया, बोलता है ठीक है और लिखूं, हाँ लिखो, चलो एक काम करो डी फॉर लिखो, तो डी फॉर लिखता है डॉग, ये लो एक चॉकलेट। वो और मोटिवेट बोली और मुझे बोलो, मैं लिखूंगा, आपको चॉकलेट देना होगा, चलो बताओ जे फॉर क्या होगा, तो लिखता है जे फॉर जग, उसको एक और टॉफी जो है दी जाती है। तो वो इस चीज को रिपीट करता है जब उसका जो बिहेवियर है वो प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जब उसको रिवॉर्ड मोटिवेशन मिलता है तो उस चीजों को रिपीट करता है बार बार, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने कुछ दिया हुआ है, मैंने बताया था कि एक पिंजरे में जो है, यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा मैं फिर भी मार्क कर देता हूं, यहां बाहर बिल्ली का भोजन रखा हुआ, मछली रखी हुई है, एक पिंजरे में जो है बिल्ली को कैद किया हुआ है। ये क्या है, ये आपका लीवर है, लीवर जो जिसे पुश करने से खुलेगा, है ना, ये पुल स्ट्रिंग है, लीवर खींचेगा, दरवाजा जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, फर्स्ट जो ट्रायल होता है, जो स्टिमुली करता है, जो करता है वो है बार को स्क्रैच करना, है ना, पुश एट सीलिंग, सीलिंग को पुश करना, जमीन खोदना, चिल्लाना, और लास्ट में क्या होता है, अनजाने में उसे लीवर जो है खींच जाता है। और यही चीज़ वो बार बार करता है, तब तक करता है जब तक कि वो दरवाज़ा खुल के उसको खाना ना मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ें जो है बार बार एक्सरसाइज करने से, बार बार यूज़ करने से, रिपीटेशन करने से होती है। यहाँ पे एक लॉ ऑफ इफेक्ट है कि अगर ऐसा होता है तो उसको क्या मिलता है, उसको प्राइज मिलता है। जब भी ऐसा होगा, बाहर दरवाजे से बाहर आएगा, उसे खाने के लिए मछली मिलेगी। जब भी वो प्रयास करेगा, दरवाजा खुल जाएगा, खाने के लिए उसे मछली मिलेगी। तो बाहर एक प्लीजेंट रिवॉर्ड उसके लिए वेट कर रहा है, जो उसको मोटिवेट करता है। सो थॉर्नडाइक्स जो पजल बॉक्स है, ये मैंने आपको बढ़िया समझा दिया। वही चीज जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीन में देख ले, चीजों को मैंने बता दिया है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाह रहा था। थॉर्नडाइक, इस चीज को समझिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Thorndike emphasized the importance of the situation in eliciting a response. A cat would not go about making the lever pressing movement if it was not in the puzzle box, but was merely in a place where the response had never been reinforced. The situation involved not just the cat's location and also the stimuli it is exposed to. For example, the hunger and the desire for freedom. The cat recognizes the inside of the box, the bars and the lever, and remembers and what it needs to do to produce the correct response. आप किसी से काम तभी करा पाएंगे, सिंपल भाषा में, जब उसके अंदर उस काम को करने की भूख हो, इच्छा हो, रेडीनेस हो, और उस काम से मिलने वाले इनाम को प्राप्त करने की भी इच्छा हो। बिल्ली अगर भूखा नहीं है, बिल्ली अगर उस कैद से बाहर निकलना नहीं चाहती, तो बिल्ली को आप पिंजरे में बंद भी कर देंगे तो भी वो डिजायर एक्शन नहीं करेगा जो आप उससे चाहते हैं कि वो लीवर को प्रेस करके बाहर आके मछली खा ले। वो चीज को रिपीट ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए उसका स्टिमुली ही नहीं है। जिस माने उसको प्रेरित करने के लिए, उसको उकसाने के लिए, जिसे स्टिमुली कहते हैं, जो चीजें हैं, अगर वो ना हो, बिल्ली के अंदर भूख ना हो, बिल्ली के अंदर फ्रीडम पाने की इच्छा ना हो, वो डिजायर ना हो, है ना, ये बॉक्स ना हो, बार ना हो, लीवर ना हो, तो उस चीज को करेगा ही नहीं। और जब ये सारी चीजें होंगी तो उसको याद होगा कि लीवर को दबाने से ही दरवाजा खुलता है और उसको करेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल भी नियम है जो मैंने बताया था, जिसमें सबसे पहले क्या है हम लोग देख लेते हैं कि करके, मल्टीपल रिस्पॉन्स, मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स और वेरिड रिएक्शन। ये क्या है, जो सब लॉ में आता है थॉर्नडाइक्स के लर्निंग थ्योरी में। व्हेन फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, an animal will try one response after another until it finds success. जिसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी एक बार प्रयास करने के बाद जंतु, जानवर या मनुष्य को अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, वो तब तक उसको रिपीट करता है जब तक कि उसको सफलता ना मिल जाए। ट्रायल करता है, गलती करती है, फिर ट्रायल करता है, फिर गलती करती है, तो वह क्या होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स देता है जब तक कि उसको सक्सेस ना मिल जाए। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। If the individual wants to solve a puzzle, he is to try in different ways rather than mechanically persisting in the same way. Thorndike's cat in the puzzle box moved about and tried many ways to come out till finally it hit the latch with her paw, which opened the door. It jumped out. तो थॉर्नडाइक की थ्योरी में उन्होंने ये समझाया कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है,
कि अगर आप कोई पजल सॉल्व करना चाहते हैं, कोई जिक्सो पजल सॉल्व करना चाहते हैं और आपसे जिक्सो पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप एक ही मेथड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप मेथड को चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने तरीके में बदलाव नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अल्टरनेट तरीके नहीं ढूंढ रहे हैं और एक ही तरीका जिससे आपको बार बार असफलता मिल रही है, जब तक उसको आप चेंज नहीं करेंगे, कुछ वैकल्पिक रास्ते नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बिल्ली के मामले में भी ऐसा ही था। दूसरा है जो आपके स्क्रीन के सामने है, वो है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। ये क्या है? लर्निंग इज गाइडेड बाय अ टोटल सेट और एटीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच डिटरमाइंस नॉट ओनली व्हाट द पर्सन विल डू बट व्हाट विल सेटिस्फाई और एनॉय हिम। एग्जाम्पल के लिए, अनलेस द क्रिकेटर सेट्स हिमसेल्फ टू मेक अ सेंचुरी ही विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर रन्स। आप किसी क्रिकेटर को ज्यादा रन बनाने के लिए बोलते हैं, इस मैच में तुमको ज्यादा रन बनाना पड़ेगा, या आप ये कहते हैं कि भाई तुम्हें सेंचुरी करना होगा। जानते हैं ये करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके एटीट्यूड या सेट पे डिपेंड करता है। यानी अगर उस खिलाड़ी को ही इच्छा नहीं है खेलने की, अगर उस खिलाड़ी ज्यादा रन करना ही नहीं चाहता, वो सेंचुरी मारना ही नहीं चाहता, तो आप उससे वो काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है? A student similarly, unless he sets or get first position and has the attitude of being at the top, would while away and time would not learn much। यानी कि एक स्टूडेंट से आप तब तक अच्छा नहीं करा सकते, उसको अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, वो अच्छा पढ़ नहीं सकता जब तक उसके अंदर खुद ये इच्छा ना हो कि मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे क्लास में सबसे बेहतर करना है। तो देखिए ये जो है ना, एक आपका जो सेट है, आपका जो माइंड सेट है, आपका जो एटीट्यूड है, जो मनोवृत्ति है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजें कैसे वर्क करेंगी। ठीक है? इसके बाद तीसरा है, यह है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी और प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या है? सीधी भाषा समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लर्नर रिएक्ट सेलेक्टिवली टू द इंपॉर्टेंट और एसेंशियल इन द सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट द अदर फीचर्स और एलिमेंट्स विच मे बी इररिलेवेंट और नॉन एसेंशियल। जब भी आप किसी ऑर्गेनिजम्स को, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए देते हैं, तो उस काम करने की प्रक्रिया में वो उन चीज़ों पे ध्यान देता है जो चीज़ें उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए रेलेवेंट है, और उन चीज़ों को अलग कर देता है, उन चीज़ों को दूर कर देता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता, जो एकदम इररिलेवेंट है और जो उस सिचुएशन में बिल्कुल किसी काम का नहीं है। यहां पे देखिए, अगर मैं आपको यहां पे दिया है द एबिलिटी टू डील विथ the essential or the relevant part of the situation makes analytical and insightful learning possible। इसमें क्या होता है कि जब एक बच्चा ऐसा कर पाता है तो वो उस प्रॉब्लम के तह तक जा पाता है, इनसाइट लर्निंग कर पाता है कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्टली रेलेवेंट है ना, जो जरूरी है, और जो इररिलेवेंट चीज है वो उसको छोड़ देता है। ठीक है? ये कहता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी और प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ये क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंडिविजुअल मेक्स यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस और एक्विजिशंस व्हाइल लर्निंग अ न्यू सिचुएशन। जब इसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है, जो अधिगम ले रहा होता है, जो सीख रहा होता है, जब उसे कोई नया सिचुएशन आप देते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज को उस टेक्निक से सॉल्व करना चाहता है जो सिमिलरली प्रीवियस किसी सिचुएशन में उसने अप्लाई की थी और उसे सक्सेस मिला था। तो प्रीवियस यानी कि जो प्रायर नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, वो क्या करता है, नए सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देखता है कि इससे मुझको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है? देयर इज अ टेंडेंसी टू यूटिलाइज कॉमन एलिमेंट्स इन द न्यू सिचुएशन एज एग्जिस्टेड इन अ सिमिलर पास्ट सिचुएशन। यानी कि पिछले किसी परिस्थिति में इसी तरह के सिचुएशन में उसने कैसे रिएक्ट किया था, कौन से तरीके थे जिससे उसने सॉल्व किया था, उसी प्रीवियस नॉलेज को नए सिचुएशन में क्या करता है, वो अप्लाई कर पाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, इज फैसिलिटेटेड बाय द अर्लियर एक्विटी स्किल ऑफ ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल और इवन राइडिंग अ बाइसाइकिल बिकॉज द पर्सपेक्टिव और मेंटेनिंग अ बैलेंस एंड कंट्रोलिंग द हैंडल हेल्प्स इन स्टीयरिंग द कार। यानी अगर आपने पहले साइकिल सीखा हुआ है, बाइक सीखा हुआ है, आप चला पाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रायल और एरर आपने करके सीखा है, और अब आपको मोटर कार चलाना है,
तो जो साइकिल और बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है, स्टीयरिंग को कंट्रोल करना, क्लच ब्रेक को एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना, ये आपको मोटर कार को हैंडल करने में काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। तो ये होता है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और सिमिलैरिटी। इसके बाद है द लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, और थोड़ा सा बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी मे गेट अ रिस्पॉन्स ऑफ विच अ लर्नर इज कैपेबल associated with any other situation of which he is sensitive. Thorndike illustrated this by the act of teaching a cat to stand up at a command. A fish was dangled before the cat while he said, "Stand up." After a number of trials by presenting the fish after uttering the command, "Stand up," he later ousted the fish, and the overall command of "Stand up" was found sufficient to evoke the response in the cat बाई स्टैंडिंग अप और हिंड लेग्स। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं एसोसिएट शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है कि एक बिल्ली है जिसे आपने ट्रेन किया है, और जब आप उसे ये कहते हैं कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो वो क्या होता है, टेबल पे खड़ा हो जाता है, हाइड योर लेग्स, अपने पैरों को बांध लेता है, छुपा लेता है। ठीक है, तो ये होता है कि शिफ्ट करना, उसके एटीट्यूड को शिफ्ट करना। जैसे एक सर्कस में आपने देखा होगा, कई बार ट्रेनिंग करने के बाद भी जो चाबुक लिया हुआ जो मास्टर होता है वो शेर को, लायन को कमांड कर पाता है, क्योंकि उसको उसकी पूरी तरह से ट्रेनिंग दी हुई है। दैट इज लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। सो फ्रेंड्स, ये था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी जो हमने पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें। मैंने पूरी मेहनत की है इस वीडियो के प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। काफ़ी रेफरेंसेस भी मैंने लिए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। तो मैंने पूरी कोशिश की है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको थॉर्नडाइक का ये थ्योरी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।